ये रात माल्या के वेल्थ और पावर की कहानी बयां करती थी, लेकिन किसी को अंदाजा तक नहीं था कि यही माल्या केवल 2.5 महीने बाद हमेशा के लिए देश छोड़कर भागने वाला और पीछे छोड़ जाने वाला था 9,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड। विजय ने अपनी नई एयरलाइन का नाम रखा किंगफिशर एयरलाइन। उनका आइडिया था कि लोगों को लो क्लास और बिजनेस क्लास के बीच में एक अलग क्लास की सीट ऑफर की जाए और इस नई क्लास को उन्होंने नाम दिया किंगफिशर क्लास। और उन्होंने अपनी फ्लाइट में खाने पीने की ह्यूज वैरायटी ऑफर की थी। हर एक सीट में डेडिकेटिंग फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम लगाया था और उन्होंने खुद से ही एयर होस्टेस का इंटरव्यू लिया था। इन सभी एयर होस्टेस की ड्रेस एक टॉप डिजाइनर ने डिजाइन की थी और इन्हें हाई लेवल की ट्रेनिंग दी गई और इवन ये बताया गया कि उन्हें किस तरह की डाइट और एक्सरसाइज फॉलो करनी है। लेकिन इन सभी फीचर्स के चलते किंगफिशर का प्लान था अपने टिकट प्राइसेस को जेट एयरवे और जेट इंडिया के बराबर या इवन उनसे कम रखना था। विजय चाहते थे कि वो इस एयरलाइन को अपने बेटे के बर्थडे यानी कि 7 मई को लॉन्च करें, लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद भी ये 9 मई को लॉन्च हुआ। इसकी फर्स्ट फ्लाइट मुंबई से बैंगलोर की थी, जिसमें माल्या खुद ही ऑन बोर्ड था और गेस्ट से इंटरेक्ट कर रहा था। बाद में भी किंगफिशर हर फ्लाइट में टेक ऑफ करने के बाद एक वीडियो प्ले होती थी जिसमें माल्या खुद ही पैसेंजर को वेलकम करता था। शुरू होने के कई टाइम बाद किंगफिशर में बहुत सारे कस्टमर शिफ्ट होने लगे, जिससे माल्या ने और भी प्लेन्स खरीदकर इंडिया की बहुत सारी लोकेशंस पर ऑपरेट करना चालू कर दिया। 2008 में करीब 27% मार्केट शेयर्स के साथ किंगफिशर एयरलाइन इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन बन चुकी थी और हर प्लेन फुल रहती थी। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, अपने हाई एक्सपेंडिचर के कारण अभी भी ये एयरलाइन लॉसेस में थी। तभी मार्केट में एंट्री हो जाती है दो नए कंपटीशन की। इनके मार्केट में आने के बाद किंगफिशर जैसे तैसे सरवाइव कर रही थी। फिर आया 2001 का ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसने किंगफिशर एयरलाइन की कमर तोड़ दी। इस क्राइसिस के चलते दो चीजें बहुत ही निगेटिव हुई। सबसे पहले तो पैसेंजर आना कम हो गए और दूसरा फ्यूल के प्राइसेस 23% बढ़ गए। किंगफिशर के पास इस क्राइसिस को झेलने के लिए सफिशिएंट कैश प्राइसेस नहीं थे, इसीलिए उन्हें अपनी 32 प्लेन्स रिटर्न करनी पड़ी क्योंकि वो उनके लीज अमाउंट अभी तक नहीं दे पा रहे थे। और साथ ही किंगफिशर एयरलाइन पर फ्यूल कंपनी के 1,000 करोड़ ड्यूज पेंडिंग थे और महीनों से एयरलाइन ने पायलट और बाकी स्टाफ की पेमेंट भी नहीं की थी। अल्टीमेटली 2012 में किंगफिशर एयरलाइन का ऑपरेशन कंप्लीटली बंद हो गया और इस एयरलाइन का कंप्लीटली डाउनफॉल हो गया। लेकिन ये सब तो बस एक दिखावा था, इसके पीछे छुपा था इंडिया की हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक फ्रॉड। शुरुआत से ही किंगफिशर एयरलाइन को चलाने के लिए करोड़ों का लोन लिया गया था और 2009 तक आते आते एयरलाइन को फ्रेश लोन की जरूरत थी। ऐसे में माल्या ने IDBI बैंक को कॉर्पोरेट लोन के लिए अप्रोच किया। उस समय कंपनी की फाइनेंशियल हालत इतनी खराब थी कि कोई भी सेंट्रल बैंक उसे लोन नहीं देता, लेकिन स्मूथली माल्या ने अपनी पावर का यूज किया और कुछ ही महीनों में IDBI बैंक से 9,500 करोड़ का लोन प्रोसेस करवाया। ऑल्सो बैंक जब भी लोन देता है तो वो उसके कलेक्टर के तौर पर कुछ एसेट्स मांगते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वो उन एसेट्स को बेचकर अपने पैसे को रिकवर कर सके। इंटरेस्टली IDBI बैंक ने किंगफिशर के ब्रांड को ही मैन पॉलिट्रक की तरह एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने ग्रांट थॉरवेट नाम के प्राइवेट कंस्ट्रक्शन से किंगफिशर की वैल्यू निकलवाई, जिससे उसकी वैल्यू करीब 41 करोड़ निकल के आई। लेकिन फिर बैंक ने इस वैल्यू को सही मान लिया और करोड़ों का लोन भी दे दिया। ब्रांड वैल्यू के बेस पर इतना बड़ा लोन दे देना एक बेहद खराब बैंकिंग प्रोसेस मानी जाती है। 2010 तक किंगफिशर एयरलाइन के ऊपर करीब 7,000 करोड़ का डेंस चढ़ चुका था और वो करीब 2,800 करोड़ का लोन चुकाने में फेल हो गए थे। जिस भी बैंक ने माल्या को लोन दिया था उन्हें अब समझ आने लगा था कि उनका पैसा अब डूबने वाला है। ऐसे में बैंक के पास दो ऑप्शन थे, वो इस लॉन्स को नो परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर करके लॉस बुक कर ले या फिर किंगफिशर को और भी ज्यादा लोन दे दे, इस उम्मीद में कि नया लोन कंपनी को रिवाइव कर देगा और फिर वो कंपनी पूरा पैसा लौटा देगी। माल्या के केस में बैंक ने दूसरा ऑप्शन चुना। नवंबर 2010 में SBI की लीडरशिप में 17 बैंकों का एक कंसोर्टियम बना। इन्होंने कम लोन पर किंगफिशर को फ्रेश लोन दिया और पुराने लोन को एक्टिविटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया और साथ ही बैंक ने दोबारा गलती करते हुए किंगफिशर के ब्रांड को 4100 करोड़ की वैल्यूएशन में एक्सेप्ट कर लिया। बाद में बैंक ने जब इसका रिवैल्यूएशन करवाया, जिससे इसकी वैल्यू 2,000 करोड़ नहीं, 1,000 करोड़ नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ निकल कर आई। खैर, नया लोन मिलने के बावजूद भी 2012 में एयरलाइन बिल्कुल ही बर्बाद हो गई।
और नवंबर 2030 में बैंकों को समझ में आने लगा कि उनका पैसा डूब चुका है। इसीलिए बैंक ने किंगफिशर एयरलाइन और यूवी को लिक्विडेट करके डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में डाल दी। 2050 तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, जहां पता चला कि माल्या के पास पैसे हैं पर वो लौटा नहीं रहा। 2050 में इस पूरे मामले में एंट्री होती है सीबीआई की। सीबीआई ने माल्या के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी, जिसमें उन्हें पता चला कि माल्या ने आईडीबीआई बैंक से जो लोन लिया था, जिस पर्पज से लोन लिया था उस पर्पज से यूज ना करके लोन की उस पैसे से पुराने लोन को रीपे किया और बाकी के पैसे को फौरन ट्रांसफर करके अपनी पर्सनली प्रॉपर्टी खरीदी। इन सब के चलते 2050 तक माल्या के ऊपर मल्टीपल केसेस और इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुकी थी। बैंक्स के अलावा माल्या ने अपने 3000 एम्प्लॉयज को भी सैलरी नहीं दी थी, जिसके कारण ये सब स्ट्रगल कर रहे थे और फाइनेंशियल सिचुएशन तो इतनी खराब हो गई कि एक एम्प्लॉय की वाइफ ने अपनी जान तक ले ली। वहीं माल्या बिना किसी गिल्ट के अपनी 60th बर्थडे की पार्टी प्लान कर रहा था। दिसंबर 2012 में उसने $2 मिलियन लगा के गोवा में उसने अपनी बर्थडे पार्टी मनाई। 28 फरवरी 2060 को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर काउंसिल दुष्यंत दवे ने एसबीआई को एडवाइस किया कि वो कोड में एक एडिशनल डालें कि माल्या को देश से बाहर ना जाने दिया जाए, लेकिन एसबीआई ने देर कर दी। एक्चुअली में माल्या को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिल गई कि जल्द ही अथॉरिटीज उन्हें जेल भेजने वाली है और इसी के कुछ दिनों बाद 2 मार्च 2016 को माल्या अपने गर्लफ्रेंड के साथ जेट एयरवे की फर्स्ट क्लास बोर्ड में एंटर करता है और उसके साथ 7 बड़े सूटकेस भी थे, जिससे साफ था कि वो एक लंबी नहीं बल्कि बहुत लंबी ट्रिप पर निकलने जा रहा है। एक वो दिन था और एक आज का दिन। विजय माल्या कभी इंडिया वापस लौटकर नहीं आया और पीछे छोड़ गया 9091 करोड़ का बैंक फ्रॉड। 9 मार्च को सुप्रीम कोर्ट को जब माल्या के भागने की खबर पता चली, जिसके बाद इंडिया का पूरा पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल सिस्टम हिल गया और वहीं माल्या लंदन में एक लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा है और मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू खुद को इनोसेंट ब्लेम करता है। लेकिन रिसेंटली एक बहुत अच्छी खबर आई जब फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में बताया कि बैंक ने माल्या के यूवी ग्रुप के 6600 करोड़ के शेयर्स को यूज करके करीब 14000 करोड़ का रिकवर कर लिया है। लेकिन इस रिकवरी के बाद भी माल्या पर मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक फ्रॉड के केसेस हैं। माल्या की ही तरह श्री रतन टाटा को भी अपने फैमिली से एक बिजनेस एम्पायर मिला था और उन्होंने इस लेगेसी को ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाया और टाटा को ट्रस्ट का सिंबल बना दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना और श्री रतन टाटा जी की सक्सेसियस लाइफस्टाइल देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दी गई नेक्स्ट वीडियो पर टैप करके देख सकते हैं।